नमस्कार सभी को राम राम। वेलकम टू गुरुकुल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हुए हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान। आज हम खास तौर पर उसकी विशेषताओं को जानेंगे। भारतीय संविधान अपने आप में अनोखा संविधान माना जाता है और जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन आज भारतीय संविधान के 10 विशेष जो विशेषताएं हैं उन्हें ही आज हम देखेंगे। हमारे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंस की बात करें तो यह 4th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसका सिलेबस बहुत बढ़ते बढ़ते MA PG और 12th तक बात करें और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा भी अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और एक नॉर्मल नागरिक हैं भारत के, तब भी आपको भारतीय संविधान के विषय में जानना चाहिए, आपके अधिकारों को जानना चाहिए और भारत में आपके क्या अधिकार हैं देश के प्रति, उसे भी आपको जानना चाहिए। तो इन सारी बातों को भारतीय संविधान में बताया गया है। इससे तो पता चल जाता है कि भारतीय संविधान कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसकी विशेषताओं को जानना भी और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम यही विशेषताओं को जानेंगे और ख़ासतौर पर हम भारतीय संविधान को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की इस वीडियो का। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हमारा संविधान जो है भारतीय 1946 के मंत्रिमंडलीय मिशन जो बना था उसके अंतर्गत गठित हुआ था संविधान सभा, और उसी संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान को बनाया था। इस संविधान सभा की पहली बैठक को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली और अंतिम जो बैठक है वह बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और ऐसे भी एग्ज़ाम में, तो याद करना होगा। तो इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को आखिरी बैठक हुई थी और इसी में पूरा भारतीय संविधान बनाने का पूरा काम हुआ था। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय। इसके अलावा बात करें तो इस संविधान के निर्माण के लिए एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का भी गठन किया गया था और इन्हीं ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। उस समय के कानून मंत्री जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हीं के अंतर्गत उन्हीं के कार्यकाल में यह सारे काम हो रहे थे, भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का जब फाइनल लुक दिया जा रहा था उस समय 7000 संविधान प्रारूप पर संशोधन पेश किए गए थे, लेकिन उनमें से 2473 संशोधनों पर ही विचार किया गया था, यानी कि संविधान निर्माण लागू होने के पहले ही 7000 से अधिक संशोधन पेश किए गए थे, लेकिन उनमें से 2473 पर ही विचार किए गए। इसके अलावा बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि पहले राष्ट्रपति भी बने थे। अब हम समझते हैं कि संविधान से क्या मतलब होता है। तो संविधान मतलब एक राज्य और उसके अलिखित और लिखित नियम कानून होते हैं जिसमें सरकार के कानूनों का वर्णन होता है। सरकार किस प्रकार से कानून का निर्माण करेगी, उसे पालन करवाएगी, उन सब के बारे में होता है और नागरिकों के अधिकार भी उसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि शॉर्टली में हम कह सकते हैं कि संविधान का मतलब होगा राज्य और नागरिकों के अधिकार क्षेत्र, उन्हीं का वर्णन संविधान में होता है। इसलिए संविधान का विषय तो हम लोग जान गए, संविधान का मतलब हम लोग जान गए। अब हम जानते हैं उनके विशेषताओं को। हमारे भारतीय संविधान में ऐसी क्या विशेषता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला विशेषता यहाँ पर होगा विशेषता, यानी कि और लोगों से हमारे संविधान और देशों से हमारे संविधान किस तरह से अलग है, वही विशेषता कहलाता है। तो विशेषता में सबसे पहला विशेषता यह होगा कि लिखित, निर्मित और विस्तृत है हमारा संविधान। इसमें अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे ही हमारे भारत का भी संविधान लिखित है, लिखित रूप में है, रिटन फॉर्म में, और निर्मित बनाया गया है संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, सभी ने मिलकर इसको बनाया है। इसके साथ ही यह बहुत अधिक विस्तृत है। इसका विस्तृत होने का कारण यह भी है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब उसमें 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में बांटे गए थे और साथ में ही 8 अनुसूचियां भी थी जो अब बढ़कर बहुत सारी हो गई हैं। इसका यह भी बड़ा कारण है कि इसमें बहुत सारे संशोधन भी होते आए हैं। कानून तो पहले थे ही, लेकिन इसमें संशोधन भी होते हैं जिसके कारण इसका विस्तृत रूप देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा विशेषता यह होगा कि अन्य संविधानों का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर है। जैसा कि हमारे संविधान में बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति
नहीं मिलकर हमारे भारतीय संविधान को बनाया है। तो उन लोगों ने दूसरे देशों के जो अच्छे संविधान थे, जो अच्छे कानून थे, उसे अपनाया और उन सभी को मिलाकर एक संविधान का रूप बनाया। जैसे कि हम बात करें कि उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया है, उसी तरह अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। यहाँ पर बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो वह आयरलैंड से लिया गया है। इस तरह से अमेरिका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। तो इस तरह से सभी देशों के जो कानून संविधान थे, उन सभी को मिलाकर ही हमारा संविधान निर्मित हुआ है। कुछ संविधान उन लोगों से भी लिया गए हैं। इसके बाद तीसरे विशेषता की ओर चलें तो वह है उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। हमारे संविधान में प्रस्तावना दिया गया है। संविधान के पहले प्रियम्बल होता है, उसमें हमारे संविधान के पूरे स्वरूप की व्याख्या की गई है, यानी कि हमारा संविधान किस तरह से है उसके बारे में पूरी जानकारी वहां पर दी गई है। हम प्रियम्बल से भी हम अपने संविधान को समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है, यानी कि लोकतंत्र है हमारे भारत में। इसके अलावा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आदि की भी बात की गई है। उद्देशिका या प्रस्तावना ने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ उनकी गरिमा को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को महत्वपूर्ण तत्वों को वर्णन किया है। तो ये सारी बातें हमारे उद्देशिका में मिलता है। चौथा विशेषता है अंशतः कठोर और अंशतः लचीली संविधान, यानी कि भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीले संविधान का मिला जुला स्वरूप है। जैसे कि लचीला कैसे है, तो एक और तो राज्यों को नाम बदलने के लिए, उनकी सीमाओं को बदलने के लिए, नए राज्यों के गठन करने के लिए इसमें संसद को साधारण बहुमत से भी संशोधन करने की शक्ति दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन तरीके की, तो केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्रों की, तो वहां पर संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन होने पर भी कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसका अनुमोदन होना जरूरी है। हमारा भारतीय संविधान संशोधन करने में ब्रिटेन की तरह लचीला भी नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान इतने कठोर भी नहीं है। इस तरह हमारा भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अगली विशेषता है संसदीय सरकार, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसमें भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में अपनाया गया है। इसके तहत देश का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है या फिर अध्यक्ष होता है, लेकिन शासन का कार्यभार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है और इसका गठन लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करके किया जाता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा की ओर से ही जिम्मेदार होता है, यानी कि यहाँ लोकसभा का जिम्मेदार मंत्रिपरिषद होता है जो चुनकर आते हैं जनता के द्वारा और वे लोकसभा में बहुमत उनका जब होता है और तभी वे प्रधानमंत्री अपना बना पाते हैं और यही प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाता है और राष्ट्रपति के नाम पर ही संविधान का कार्य होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वह संवैधानिक मुखिया है, लेकिन कार्यवाहक जो कार्य करता है वह प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का ही ऑर्डर चलता है और ये सब मिलकर संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री भी संसद में बिना बहुमत पास किए हुए कोई भी बिल नहीं ला सकता और कोई भी कानून नहीं बना सकता। तो यहाँ पर सभी संसद में बंधे हुए होते हैं, सभी का कानून होता है संसद के द्वारा ही पारित करके लागू करना और यह कार्य संसद के द्वारा ही होता है। संसद यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए यहाँ पर भारतीय संविधान जो है संसदीय प्रणाली के तहत चलता है। अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। इसके तहत भारत में एक ही नागरिकता प्रचलित है और आप कोई भी राज्य में रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल भारत के नागरिक होने चाहिए और यही एक नागरिकता होती है जो भारत में यहाँ पर लागू है। लेकिन वही अमेरिका में देखें तो अमेरिका में 2 नागरिकता होती हैं। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहता है तो उसका अमेरिका का भी नागरिकता होता है और न्यूयॉर्क का भी, तो वहाँ 2 नागरिकता चलती है। और यहाँ पर भारत में केवल है कि आप कोई भी राज्य में रहें, जैसे कि मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल इकहरी नागरिकता भारत में ही आप रहते हैं तो यहाँ इकहरी नागरिकता ही चलती है, दूसरी नागरिकता नहीं। तो ये तो हो गया छठी विशेषता। अब अगली विशेषता की ओर चलते हैं जो है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। हमारे भारत में
कुछ नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं जिसे ही फंडामेंटल राइट कहे गए हैं, जो नागरिकों को मुख्य अधिकार देते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और लास्ट में होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार 6 जो अधिकार प्रदान किए गए हैं यह मौलिक अधिकार है, जिसके तहत भारत के नागरिक हैं वह अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और उन्हें जीने का उनके लिए जो कानून है वह अधिकार इसमें दिए गए हैं, मौलिक अधिकार ये है। अगला विशेषता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह हमारा 8वां विशेषता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके तहत भारत के संविधान के 4थे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बातें की गई हैं, जिनको व्यवहारिक रूप से केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है पूरा करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये राज्य को क्या करना चाहिए और वहीं केंद्र को क्या कार्य करने चाहिए उसके बारे में दिया गया है, यानी कि दोनों को सामाजिक कार्य करना, सामाजिक न्याय, पंचायती राज व्यवस्था, समान काम के लिए समान वेतन आदि जो कल्याणकारी कार्य हैं वह बताए गए हैं जो दोनों को करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि इनके लिए इन्हें कोई दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये कल्याणकारी कार्य कर भी सकते हैं और नहीं भी, यह उन पर दायित्व है, उनका दायित्व है और उन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका जो है वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उनसे यह काम नहीं करवा सकती। अब अगली विशेषता की ओर चलते हैं जो कि 9वां है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन साथ में उन्हें उनके कर्तव्य भी बताए गए हैं। जैसे अन्य सारे देशों में अभी इजराइल का युद्ध हो रहा है, वहां पर नागरिकों को युद्ध करने के लिए खुद से वे आगे आ रहे हैं। उसी तरह भारत में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जब भारत पर विपदा आएगी, उस तरह से लड़ाई अगर लड़ना होगा तो हमें भारतीय होने के नाते हमें भी युद्ध के लिए आगे आना होगा और हर नागरिकों को भारतीय झंडे का यानी कि तिरंगा झंडा और साथ में राष्ट्रगान का भी आदर करना होगा। इस तरह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य आते हैं जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य है, लेकिन उनका अगर पालन न भी किया जाए तो उन्हें कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन कर्तव्य है तो हर भारतीय को करना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यानी कि मौलिक कर्तव्य में अगर कोई दंड की व्यवस्था नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ा लें। यहाँ पर हमारे अपने देश के प्रति हमें ईमानदार होना होगा। तो यही मौलिक कर्तव्य जो हमारे नागरिक के कर्तव्य होते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो ये भी एक विशेषता है भारतीय संविधान के। अब लास्ट जो अंतिम है संवैधानिक संशोधन, ये अगली विशेषता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। भारतीय संविधान में सन 1950 से लेकर 1996 के शुरुआत तक ही 77 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा विशेषता यहाँ पर होगा संवैधानिक संशोधन, यानी कि भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं और अभी भी होंगे। ठीक है, संवैधानिक संशोधन यानी कि अगर बदलते वक्त के समय एक ही कानून हमेशा के लिए नहीं रहता, बदलते समय के अनुसार व्यक्ति को बदलना पड़ता है, तो इसमें समय के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। 1950 से लेकर 96 तक ही 77 संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में और अभी भी बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं। और अगर दूसरे देशों में हम देखें तो ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में संवैधानिक संशोधन बहुत बार बार नहीं होते, वहाँ पे बहुत इसके लिए कड़ा कानून भी दिया गया है, वे ज़्यादा से ज़्यादा संशोधन करते ही नहीं हैं। लेकिन भारत में समय के अनुसार संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं। वैसे तो भारतीय संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आज हमने 10 ही विशेषताओं को पढ़ा। लेकिन अंत में जाते जाते आपसे एक प्रश्न है कि मौलिक अधिकार हमारे भारत में कितने हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।